सोचिए, आज से कुछ साल पहले तक भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था, खौफ के साए में जीता था। यहाँ कोई सड़क नहीं बनती थी, कोई स्कूल नहीं खुलता था, और अगर कोई पुलिस वाला या जवान गलती से इस रेड कॉरिडोर में घुस जाए तो उसके वापस आने की गारंटी भी नहीं होती थी। 2010 का दंतेवाड़ा नरसंहार याद है? 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। या फिर 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लगभग 30 नेता मारे गए थे। ये था नक्सलवाद। और ये सिर्फ नक्सलवाद नहीं था, ये भारत के अंदर का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट था, जिसे खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का सबसे बड़ा खतरा कहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस पार्टी की सरकार ने इसे सबसे बड़ा खतरा कहा, उसी सरकार के अंदर एक पैरेलल पावर सेंटर इसे खत्म करने की बजाय इसे आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन दे रहा था। एक तरफ जवान खून बहा रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठी एक सुपर कैबिनेट नक्सलियों को सोशल एक्टिविस्ट बता रही थी। नक्सलवाद जैसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता रही थी। ये कहानी सिर्फ नक्सलवाद की नहीं है, ये कहानी है सिंपैथी एंड सैबोटाज के एक पैटर्न की, और ये भी कि कैसे आज दृढ़ इच्छा शक्ति से नक्सलवाद के उस रेड कॉरिडोर को हमेशा के लिए मिटाया जा रहा है। आज हम जानेंगे कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर देश के सबसे बड़े खतरे को पालने का काम किया, और नक्सल मुक्त भारत का सपना अब हकीकत में आखिर कैसे बदल रहा है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन गरिमा के साथ। अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये कहानी है 2004 से 2014 और फिर 2014 से 2025 के बीच की। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन असली ताकत कहीं और थी। वो थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी कि एनएसी में। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था। सोनिया गांधी के इस एनएसी के पास इतनी ताकत थी कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ और होम मिनिस्ट्री को भी बार बार ओवररूल कर देती थी। एनएसी का पहला काम था नैरेटिव बदलना। उन्होंने कहा, नक्सलवाद कोई आर्म्ड रिबेलियन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक इशू है। यानी कि नक्सली गरीब लोगों के अधिकार के लिए हथियार उठा रहे हैं। एक ऐसा आइडियोलॉजिकल व्हाइट वॉशिंग था जिसने नक्सलियों को क्रांतिकारी का दर्जा दे दिया था कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली इसी एनएसी ने एक ऐसे इंसान को प्लानिंग कमीशन में अपॉइंट किया जिस पर नक्सलवाद को सपोर्ट करने और राजद्रोह तक के आरोप लग चुके थे। नाम था डॉक्टर विनायक सेन। सोचिए, जिस आदमी पर राजद्रोह का आरोप है उसे प्लानिंग कमीशन में बिठाया गया। तत्कालीन होम मिनिस्टर पी चिदंबरम जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ा। दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर ने उन्हें बौद्धिक रूप से अहंकारी कहा और खुलेआम ऑपरेशन का विरोध किया। 2013 में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में कांग्रेस के ही 30 लोगों की हत्या कर दी। और इसके बाद क्या हुआ? झीरम घाटी हमले के एक दिन बाद गृह मंत्रियों ने नक्सलियों से बातचीत की अपील करते हुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम आपको हथियार डालने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात तो कीजिए। ये किसी भी सरकार की सबसे बड़ी लाचारी थी कि उसका गृह मंत्री नक्सलियों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। और सबसे बड़ी आयरनी सुनिए, ये आयरनी अर्बन नक्सलवाद के बारे में है। यूपीए के गृह मंत्रालय ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर बताया कि अर्बन नक्सल ह्यूमन राइट्स और एनजीओ का मुखौटा पहनकर काम कर रहे हैं और वो असली नक्सलियों से कई ज्यादा खतरनाक हैं। कब की बात है ये? 2013 की। और आज वही कांग्रेस पार्टी उन्हीं अर्बन नक्सलियों का बचाव करती है जिन्हें उसकी अपनी सरकार ने खतरा बताया था। ये पैटर्न 2025 तक चला, जब तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के मारे जाने को फर्जी एनकाउंटर बताया और कहा कि हिडमा का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पूरे दौर में कांग्रेस ने एक प्लान्ड पैटर्न दिखाया। हमारे जवान जंगल में खून बहा रहे थे और कांग्रेस भारत के सबसे घातक इंटरनल एनिमीज को मॉरल, पॉलिटिकल और लीगल सिक्योरिटी दे रही थी। सवाल उठता है कि आखिर ये नक्सली कौन थे जिन्हें इतना मॉरल और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिला? क्या वो सच में गरीब आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे? नहीं, इनके निशाने पर सिर्फ 3 चीजें थी। इनके निशाने पर थी डेवलपमेंट, इनके निशाने पर थी डेमोक्रेसी
और इनके निशाने पर थे आम इंसान। देखिए, नक्सलियों ने देश का विकास कैसे रोका। नक्सलियों के हमले से छत्तीसगढ़ का रावघाट आयरन ओर प्रोजेक्ट 15 साल तक अटका रहा, जिससे 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वो सड़क बनाने वाले ठेकेदारों से 7 से लेकर 10% का हफ्ता वसूलते थे, जिसे वो लेवी कहते थे। 2006 से 2012 के बीच देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में 260 से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ताकि गरीब आदिवासियों के बच्चे पढ़ ना सकें। पहले जो नक्सल गतिविधि थी, उस परिस्थितियों में यहाँ पढ़ाई लिखाई बड़ा मुश्किल था, लेकिन 15-18 के बाद आज के डेट में नक्सल गतिविधि थोड़ा कम हो चुका है, कम क्या समाप्ति हो चुका है लगभग। और इस स्थिति में पढ़ाई लिखाई बड़ा सुचारू रूप से यहाँ चल रहा है। इतना सब कुछ होता रहा और कांग्रेस की सरकार आंख मूंद कर देखती रही। नक्सलवाद का जन्म ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विरोध करने के लिए हुआ था। हर चुनाव में नक्सली पोस्टर लगाकर वोटिंग के बहिष्कार की धमकी देते थे और ना मानने पर हत्याएं करते थे, बम फोड़ते थे। उन्होंने सांसदों और विधायकों तक की हत्या की है भाई। उन्होंने सरकार और विकास के समर्थक आदिवासियों को मारकर लटका दिया था। क्यों लेके जा रहे हो उधर? इतना 1 बजे रात के देवी देवता के जगह तो 1 बजे रात के नहीं जाते हैं। यही कुछ भी पूछना है तो यही पूछो, कुछ भी करना है तो यही करो बोले। फिर उस बाप बेटा को बांधे, हम लोग को एक जगह बिठा ले, अब बिठा ले और जो भी होगा होगा चलो बोल के दे के नहीं सुने हो, अभी आपके पति और आपके ससुर क्या होंगे देखो बोल के वही मारे। और फिर कितना भी घर का सामान गाय बैला था मैडम, फिर भगा के ले गए। बसों में ब्लास्ट करके परीक्षा देने जा रहे युवाओं को मार दिया था। आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सलियों ने बताया कि उनके कैंपों में रेप और ब्रुटैलिटीज आम बात थी। नक्सलवाद एक आइडियोलॉजी नहीं, एक खूनी सिंडिकेट है जो जबरन वसूली और आतंक से फलता फूलता है। और यूपीए के दौरान इस खूनी सिंडिकेट को सपोर्ट देकर इन्हें फलने फूलने का पूरा मौका दिया गया। लेकिन 2014 के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। सेंटर में एक ऐसी सरकार आई जिसने इस खतरे को सोशो इकोनॉमी का प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया। एक क्लियर पॉलिसी बनी। नक्सलियों को पुचकारने या उनके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही सरकार ने हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों के स्वागत और पुनर्वास की भी व्यवस्था की। प्रशासन से हमको बहुत ज़्यादा मदद मिला। प्रशासन से किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो तुरंत हमको पुनः मान ली फोन कीजिएगा। थाना से, एसपी साहब से हमको मान लीजिए बहुत भरपूर मने मदद मिला। और अभी क्या काम मुख्यधारा में जुड़ के हम मान लीजिए काम करने लगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक एम रखा, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा। और इसके जो रिजल्ट आए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। अब देखिए 2010 की तुलना में नवंबर 2025 तक की स्थिति क्या है। 2004 तक भारत के 180 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट नक्सलवाद से प्रभावित थी। अप्रैल 2024 तक ये संख्या 38 हो गई और आज सिर्फ 11 जिले रह गए हैं, जिनमें से भी सिर्फ 3 जिले बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही बचे हैं जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 2010 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा 81% कम हो गई है और नक्सलवाद से होने वाली मौतें भी 85% कम हो गई हैं। ये सब कैसे हुआ? अचानक नहीं, अचानक नहीं हुआ। ये तब हुआ जब सरकार ने सुरक्षा बलों के हाथ खोल दिए, जिसे कांग्रेस ने बांध रखे थे। अकेले 2025 में 312 नक्सली मारे गए और 1639 ने सरेंडर किया। इसमें 2010 के 76 जवानों के नरसंहार का मास्टरमाइंड माडवी हिडमा भी शामिल है। यह अचानक नहीं हुआ। वो इलाके जो नक्सल प्रभावित थे, जहां नक्सली डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते थे, उन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने योजनाओं की झड़ी लगा दी। ऐसे इलाकों का विकास बजट 300% बढ़ा दिया गया। जो इलाके कल तक नक्सलियों की गोलियों से गूंजते थे, आज वहां सड़कें हैं, बिजली है, कनेक्टिविटी है, स्कूल है, बाजार है। नक्सलियों की फंडिंग को भी खत्म किया गया। एनआईए और ईडी की कार्रवाई से नक्सलियों के करोड़ों रुपए जब्त किए गए। फंडिंग बंद होने की वजह से नक्सलियों के हथियार खरीदने का नेटवर्क टूट गया। क्लियर है कि जहां एक तरफ यूपीए सरकार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लेने से बचती रही, वहीं मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। जवानों को रिसोर्सेज दिए, डेवलपमेंट को वेपन बनाया
और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का रेड कॉरिडोर सिकुड़कर एक छोटे से पॉकेट में सिमट गया और वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र था पहले, जब बीजेपी की सरकार बना हम लोग देखे जगह जगह में कैंप बैठा दिया और उसे है कि नक्सल प्रभावित बहुत कम आया, नहीं तो गांव में शाम होते ही मतलब गांव में पहुंच जाता था नक्सल। मोदी सरकार ने देश के सामने एक मिसाल पेश की है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक क्लियर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और पॉलिटिकल विल जरूरी होती है। देश ने देखा कि कैसे 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार नक्सलियों के सामने गिड़गिड़ाती रही और देश ने यह भी देखा कि मोदी सरकार ने कैसे डेवलपमेंट को हथियार बनाकर नक्सलवाद को खत्म किया। आज जब नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है, एक बात क्लियर है कि इंडिया का फ्यूचर वायलेंस या वेपन से नहीं बल्कि डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डिटर्मिनेशन से तय होगा। 31 मार्च 2026 का लक्ष्य दूर नहीं है, तो अब समय आ गया है कि इन इलाकों में शांति हो और यहाँ के आदिवासी बच्चे भी देश के बाकी हिस्सों की तरह ही विकास की मुख्य धारा में शामिल हों। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।